हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी डीएसएसबी पीजीटी इंग्लिश के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी एग्जाम होता है उसमें सभी में हेल्पफुल होने वाले हैं, जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर एनवीएस टीजीटी पीजीटी, इनफैक्ट एलटी ग्रेड जीआईसी, इन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज हेल्ड एज अ शेक्सपियरियन प्ले दो इट वॉज रिटन अ फ्यू सेंचुरीज बिफोर शेक्सपियर. It is set in the ancient city of Ujjaini. It is much celebrated in the West because of its plot structure. तो यहाँ पर बेसिकली किस प्ले के बारे में बात की जा रही है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज मृच्छकटिका, नेक्स्ट इज वेट अ मिनट, हाँ मृच्छकटिका, नेक्स्ट इज अभिज्ञान शकुंतलम या फिर राग दरबारी, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मृच्छकटिका। ओके, यही वो प्ले है। इट इज हेल्ड एज अ शेक्सपियरियन प्ले। इसे किसकी तुलना में देखा जाता है? शेक्सपियर के प्लेस की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, one whose poet laureate's death has there been a break of 4 years. This poet laureate held his post between November 1850 to October 1892. तो देखिए, जस्ट विलियम वर्ड्सवर्थ के तुरंत बाद की बात हो रही है, क्योंकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी वो 1850 में हुई थी और 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ ही पोएट लॉरेट रहे थे। ओके, अब इसके बाद की बात की जा रही है यहाँ पर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जस्ट बाद कौन पोएट लॉरेट बनते हैं? ऑप्शंस हैं टेनिसन, रॉबर्ट ब्रेस, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन ड्राइडन। तो वर्ड्सवर्थ तो कट ही कर देंगे हम। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। ऑन हुज पोएट लॉरेट्स डेथ has there been a break of 4 years. This poet laureate held his post between November 1850 and October 1892. Yeah, the right answer is Tennyson. देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के तुरंत बाद में पोएट लॉरेट बनते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टर्न डाउन द लॉरेटशिप? किसने, मतलब इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से किसने पोएट लॉरेटशिप जो मिली उन्हें ऑफर की गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया था, टर्न डाउन कर दिया था? ऑप्शंस हैं थॉमस ग्रे, सैमुअल रॉजर्स, वॉल्टर स्कॉट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तीन ऑप्शंस में से आपको कंफर्म करके बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। थॉमस ग्रे, सैमुअल रॉजर्स, वॉल्टर स्कॉट। देखिए, इन तीनों के विषय में ये कहा जाता है दीज ऑल वर टर्न डाउन द लॉरेटशिप। ओके, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑल ऑफ देम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंटिंग प्रेस. The printing press was started in England in 1476 by. देखिए, इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को 1476 में स्टार्ट किया गया था और ये किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं ऑलिवर, गुटेनबर्ग, कैक्सटन, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the right answer is Caxton. Now moving to the next, the year 1789. ये ईयर है 1789 is important because of. बताइए किस रीजन से इस ईयर को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं?
और अगर इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाए तो उस ईयर के बारे में भी आपको बताना है। पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, 1789। ऑप्शंस हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी हम हटाएंगे, बाकी 3 ऑप्शंस में से आपको सोचकर बताना है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैंने जो कहा था कि थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, 89 की जगह 98 हो जाता है, तब भी ये ईयर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ईयर किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये ईयर आपको ज़्यादातर ये जानने के लिए देखा जाता है कि ये इस ईयर से ना रोमांटिक एज की शुरुआत होती है, जब लिरिकल बैलेट पब्लिश होती है 1798 में, ठीक है। अब 1789 में क्या होता है? तो 1789 जो फेमस है बेसिकली वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट अ मिनट, यस, नाउ देखिए, ये हम देख चुके थे, अब ये क्वेश्चन हमारा, इन विच लैंग्वेज वॉज द न्यू टेस्टामेंट रिटन? जो न्यू टेस्टामेंट है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ऑप्शंस हैं लैटिन लैंग्वेज, हिब्रू, ग्रीक या फिर इंग्लिश। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? द न्यू टेस्टामेंट। और देखिए, इससे पहले भी मैं चैनल पर लगभग 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हैं। अगर किसी ने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, तो न्यू टेस्टामेंट किस लैंग्वेज में था? यस, इन ग्रीक लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेली कॉरेंट 11 मार्च 1702 लंदन वाज। देखिए, ये जो डेली कॉरेंट है ये क्या था एग्जैक्टली? ऑप्शंस हैं द फर्स्ट मैगजीन, द फर्स्ट जर्नल, द फर्स्ट बजट, द फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। तो एग्जैक्टली ये क्या था? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द डेली कॉरेंट। और ये शुरुआत कब से होती है इसकी? इसकी शुरुआत लंदन में होती है 11 मार्च 1702 से। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इट वाज द फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The authorized version of the Bible came in 1611. It was dedicated to. तो देखिए, बाइबल का जो ऑथराइज्ड वर्जन था वो कब आता है? 1611 में आता है। ओके, और ये किसको डेडिकेट किया गया था? बेसिकली ये पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शंस हैं चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकेंड, क्रॉमवेल या फिर जेम्स फर्स्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल which was came in 1611 dedicated to जेम्स फर्स्ट। ओके, आप इसके रेंज से भी मान सकते हो कि जेम्स फर्स्ट का ही उस समय शासन चल रहा था, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ के बाद में। अब आगे चलते हैं। कंग्रीव, लॉक, बर्नवर्क, वन ग्रुप, सर रॉबर्ट वॉलपोल, एंड आगे है वॉर्टन, एडिशन, स्टील एंड गार्ड एटसेट्रा वर द मेंबर्स ऑफ द अर्ली 18th century English club in London with strong political and literary association. Name the club. उस क्लब का नाम बताना है जिसके ये सभी लोग मेंबर थे। कौन कौन? विलियम कॉन्ग्रीग आते हैं, लॉक आते हैं, वैन ब्राउक आते हैं, सर रॉबर्ट वॉलपोल हैं, इससे आगे वॉल्टन है, एडिशन है, स्टील है एंड गार्ड है।
तो ये सारे राइटर वर द मेंबर्स ऑफ एन अर्ली 80th सेंचुरी इंग्लिश क्लब इन लंदन, और वो क्लब कहाँ है? लंदन में, विद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड लिटरेरी एसोसिएशन. नेम द क्लब. ऑप्शंस आर द ब्लूम्सबेरी क्लब, द गैरिक क्लब, किटकैट क्लब या फिर नन ऑफ दीज. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. देखिए, नन ऑफ दीज को तो कट ही कर देते हैं, बाकी तीन ऑप्शंस में से बताना है कि किस क्लब के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है. यस, यहाँ चर्चा जो हो रही है वो है किटकैट क्लब की. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, किटकैट क्लब. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. F.R. Leavis edited a quarterly which aimed at raising the critical standards for English literature. Name the quarterly. देखिए, क्वार्टरली एक तरीके का फॉर्मेट होता है राइटिंग्स का. ठीक है, तो F.R. लेविस ने एडिट किया था एक क्वार्टरली विच एम्ड एट रेजिंग द क्रिटिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर. ओके, तो इस क्वार्टरली का नेम क्या है? द क्राइटेरियन, द इंग्लिश स्क्रूटनी, नन ऑफ दीज. तो ऑप्शन डी हटा दिया जाता है, बाकी तीन ऑप्शंस में से सोच के आपको बताना है. इन्होंने कौन से क्वार्टरली को एडिट किया था जिसका मुख्य उद्देश्य था रेजिंग द क्रिटिकल स्टैंडर्ड फॉर इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर के लिए क्रिटिकल स्टैंडर्ड को रेज करना. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है स्क्रूटनी. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्क्रूटनी. नाउ नेक्स्ट, एन एसे ऑन मैन. एन एसे ऑन मैन इज अ पोएम. ये एक पोएम है, एन एसे ऑन मैन. इट्स एम इज टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन, which is a variation of Milton's to justify the ways of God to man. This poem is composed by. देखिए, मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है उसका एक मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? उसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है टू जस्टिफाई द वेज टू ऑफ गॉड टू मैन. ओके, और इसी आधार पे एक और पोएम है, ये है एन एसे ऑफ मैन. इसका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? इट्स एम इज टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन. ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि ये पोएम किसके द्वारा कंपोज की गई है, जो सिमिलरिटी दिखाती है मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है, टू जस्टिफाई द वेज टू ऑफ गॉड टू मैन. ओके, ऑप्शंस हैं टेनिसन, ब्राउनिंग, चार्ल्स लैम्ब या फिर अलेक्जेंडर पॉप. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? एसे ऑफ मैन, ये जो पोएम लिखी है वो लिखी है अलेक्जेंडर पॉप ने. ठीक है, अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा ये पोएम लिखी गई है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच फैमिली डज द इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग. बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज को किस फैमिली से बिलोंग माना जाता है, किस फैमिली से रिलेटेड समझा जाता है? ऑप्शन है यूरोपियन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, इंडो एशियन लैंग्वेज या फिर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा? यस, इंग्लिश लैंग्वेज को जो किस फैमिली का हिस्सा माना जाता है, तो ये इसे माना जाता है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का हिस्सा. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं, द बुक अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. देखिए, ये जो बुक है अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज रिटन बाय अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनासिल्वानिया. दिस प्रोफेसर इज.
ऑप्शंस आर सेम्सबरी, सैमसन, आई ए रिचर्ड्स, एल्बर्ट सी बोग। एक बुक है जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और ये एक प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई है जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनासिल्वानिया में वर्क करते हैं और इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। तो क्या नाम है इन प्रोफेसर का? सेंसबरी, सैमसन, आई ए रिचर्ड्स या एल्बर्ट सी बोग? यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, एल्बर्ट सी बोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। It is a gentleman club. It was founded in London. It was visited by Dickens, H.G. Wells, A.A. Milne, or Kingsley Amis, J.M. Barrie, D.G. Rossetti, and Thackeray. This club is, इस क्लब का नाम क्या था? जैसे हमने लास्ट वाला कवर किया था ना, किटकैट क्लब था, ठीक है? तो इनका जो क्लब था उसका क्या नाम था? ऑप्शंस आर द किटकैट क्लब, द स्पेक्टेटर क्लब, गैरिक क्लब या फिर टेटलर क्लब। क्या होगा इसका राइट आंसर? और इसे क्या कहा जाता था? बेसिकली इसे जेंटलमैन क्लब कहा जा रहा है। इट इज अ जेंटलमैन क्लब, और इसको भी लंदन में ही स्थापित किया गया और इसको विजिट किया गया है डिकेंस के द्वारा, H.G. वेल्स के, A.A. मिल्ने के, किंगले एमिस, J.M. बैरी, D.G. रोसेटी एंड थैकरे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गैरिक क्लब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस मोर। Thomas More's Utopia was written in Latin and published in 1516. The English translation of the Ralph Robinson came in. देखिए, थॉमस मोर का जो यूटोपिया है ना, यूटोपिया क्या था? मतलब एक इस तरीके का वर्ल्ड जहाँ पे किसी प्रकार का दुख, तकलीफ, कष्ट कुछ भी ना हो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। एक इस तरीके की इमेजिनेशन, इस तरीके के संसार का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो थॉमस मोर के उटोपिया जो है ना, एक इसी तरीके के संसार की बात करता है। ठीक, ये बेसिकली लिखा तो गया था शुरुआत में मूल रूप से लैटिन भाषा में, उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, और ये कब लिखा गया था? 1516 में। ओके, अब आगे द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ राल्फ रॉबिन्सन। राल्फ रॉबिन्सन ने जो इसकी यूटोपिया की जो इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन की थी वो कब की थी? इंग्लिश ट्रांसलेशन कब की थी? 1517, 1520, 1530, 1551? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, 1516 में तो वो आया ही है, और इतनी जल्दी तो पब्लिक ट्रांसलेशन होने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो ट्रांसलेशन की गई थी वो की गई थी 1551 में। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द जर्नल द मॉर्निंग क्रॉनिकल एंड लंडन advertiser was founded in 1769 by देखिए, जर्नल थे ये दो। पहले जर्नल का नाम है द मॉर्निंग क्रॉनिकल एंड सेकंड जर्नल का नाम है लंदन एडवर्टाइजर वाज फाउंडेड, और ये किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? 1769 में। ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं आई ए रिचर्ड, एफ आर लेविस, जेफरी, विलियम वुडवॉल। What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, ये दोनों जर्नल जो लिखे गए हैं ना, वो लिखे गए हैं किसके द्वारा? विलियम वुडफॉल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस इज रिटन बाय। द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस, ये किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? ऑप्शंस आर कार्ल मार्क्स,
डेरिडा, हेनरी जेम्स, फ्रेडरिक जेमसन। What is the correct answer? The political unconscious. Who is the writer of this work? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, इसके जो राइटर हैं वो हैं फ्रेडरिक जेमसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, देखिए, मार्क्सिस्ट व्यू लिटरेचर एज, जो मार्क्सवादी लोग थे या मार्क्सिस्ट थे वो लिटरेचर को किस तरीके से देखते थे? एज बेस, स्ट्रक्चर, ओपियम या फिर सुपर स्ट्रक्चर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। मार्क्सिस्ट व्यू लिटरेचर एज सुपर स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज चॉसर इंट्रोड्यूस्ड डैश इनटू ब्रिटिश पोएट्री। तो चौसर ने ब्रिटिश पोएट्री में क्या इंट्रोड्यूस किया? सोनेट, बैलेड, एपिक, हीरोइक कपलेट। बताइए, उनकी जो ब्रिटिश पोएट्री थी उसमें ज्यादातर उन्होंने किस चीज को इंट्रोड्यूस किया है? सोनेट को, बैलेड को, एपिक को या फिर हीरोइक कपलेट को। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, चौसर ने जो इंट्रोड्यूस किया था वो ज्यादातर हीरोइक कपलेट को किया था। आपने ही देखा होगा कि इसे चौसेरियन कपलेट कहने लगे थे बाद में भी। ठीक है, आगे चार्ल्स विल्किंस ट्रांसलेटेड। चार्ल्स विल्किंस ने किस चीज को ट्रांसलेट किया है? भगवत गीता, रामायण, वेदास या फिर कुरान। सोचिए, आंसर कीजिए। और किस लैंग्वेज में किए हैं? बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने ट्रांसलेट किस चीज को किया? तो इन्होंने जो ट्रांसलेशन की थी वो की थी भगवत गीता की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, भगवत गीता। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर्स वर्कशॉप इज नेम एसोसिएटेड विद। बताइए, राइटर्स वर्कशॉप ये जो नेम है वो किसके साथ एसोसिएट होता है? विक्रम सेठ, जयंत महापात्रा, जयंत महापात्रा बेसिकली ये, दारूवाला या फिर पी लाल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? राइटर्स वर्कशॉप, ये नेम किससे एसोसिएटेड है? यस, ये रिलेटेड है पी लाल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, whose wrote 6 characters in search of an author? Options are Luigi Pirandello, I.A. Richards, Derrida, Shelley. इसका राइट आंसर क्या होगा? Who wrote 6 characters in search of an author? ये वर्क किसका है? बेसिकली ये पूछा गया है। देखिए, दिस वर्क इज रिटन बाय ल्यूगी पिरांडेलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ल्यूगी पिरांडेलो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, विक्रम सेठ bought and renovated the house of the Anglican poet. Who is he? देखिए, विक्रम, ऐसा कहा जाता है कि विक्रम सेठ ने एक एंग्लिकन पोएट का घर को खरीदा था और उसे रिनोवेट कराया था। तो वो कौन थे? ऑप्शंस है जॉर्ज हर्बर्ट, डन, ग्रे, हॉपकिंस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए।
यस, इसका जो राइट आंसर है वो है जॉर्ज हर्बर्ट। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट के हाउस को विक्रम सेठ खरीदते हैं, उसे रिनोवेट कराते हैं। ओके, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप चाहो तो कोई सजेशन दे सकते हो। ठीक है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, या फिर कोई राइटर इम्पॉर्टेंट वे में आप किसी राइटर के क्विज चाहते हो तो वो भी हम कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।